नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों पीडब्ल्यू परिवार आप सभी के सामने पेश कर रहा है हमारा ये मास्टर 30 बैच। जी हां, आप सभी को पता है कि लगभग कुछ दिनों पहले ही इस बैच को शुरू किया गया है और इस प्यारे से बैच के अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशल साइंस हुआ, आप देखते हैं कि साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, मैथ हुआ, इसके हर चैप्टर के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और हमारी जो आज की क्लास होगी दोस्तों उसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत एक चैप्टर हमें देखने को मिलता है। उस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? उस चैप्टर का नाम है, आप देख पा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है संवाद। तो इस संवाद वाले चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण, काफी ज्ञानवर्धक और काफी आप देखते हैं कि इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर हमें देखने को मिलता है। आप ये चैप्टर कहां पर देख पाएंगे दोस्तों? आपकी जो राजनीतिक विज्ञान वाली पुस्तक है ना, आप देखते हैं कि हमारे सामाजिक अध्ययन में राजनीतिक विज्ञान वाली जो पुस्तक है वहां पर हम लोगों को ये चैप्टर देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पीछे लिखा है मुख्य तौर पर कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के बच्चे। ऐसी बात नहीं है, अगर आप यूपी बोर्ड के अलावा बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, आप भारत के किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरू बहुत अच्छे तरीके से। ये जो हमारा प्यारा सा अध्याय है इसकी पूरी कहानी को हम लोग समझ लेते हैं। इस चैप्टर से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से इस चैप्टर की पूरी कहानी हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले यही डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित किन किन चीजों को पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले दोस्तों आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित आप देखते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यहां पर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित आपके एमसीक्यू या फिर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग हमारा यह अध्याय होगा और इस पूरे चैप्टर का निचोड़ हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। स्टार्ट कर देते हैं, है ना। सबसे पहला सवाल दोस्तों चैप्टर से ही संबंधित है। बहुत ही प्यारा सा सवाल हमारे सामने यहां पर रखा जा रहा है। भाई पूछा जा रहा है कि संवाद किसे कहते हैं, है ना। पूछा जा रहा है कि संवाद से आप लोग क्या समझते हैं। एक प्यारा सा शब्द है और इस शब्द का अर्थ हमसे पूछा जा रहा है कि संवाद से आप लोग क्या समझते हैं। हम देख पा रहे हैं कि भैया जी संवाद किसी भी देश को चलाने का आप देखते हैं कि एक तरीका है। संवाद क्या है दोस्तों? किसी भी देश को चलाने का एक तरीका होता है जिसके अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि जिसके अंदर मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि जहां पर सरकार के आपको क्या दिख जाते हैं दोस्तों, दो से ज्यादा रूप देखने को मिल जाते हैं। दुनिया में कोई सा भी ऐसा देश जहां पर लोकतंत्र उपस्थित है और उस लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि दो से ज्यादा प्रकार की सरकारें होती हैं तो उस देश को हम लोग संघीय व्यवस्था वाला देश या फिर संघवाद के नाम से पुकारते हैं। सिंपल हमारा ये आंसर बना। ठीक है, जैसे भारत की बात करें तो हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 तरीके की सरकारें मौजूद हैं। पूरे देश के विकास के लिए केंद्र सरकार है, राज्यों के विकास के लिए राज्य सरकारें हैं और हमारी तीसरे स्तर की सरकार है जिसे हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं। तो भारत में 3 प्रकार की सरकार हैं और आप सभी को पता है कि जिस भी देश के अंदर 2 या 2 से ज्यादा प्रकार की सरकारें होती हैं उसको हम लोग संघवाद या फिर संघीय व्यवस्था वाले देश के तौर पर पुकारते हैं। ठीक है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि किसी भी संघीय व्यवस्था वाले देश के अंदर सामान्य तौर पर सरकार के हमें कितने रूप देखने को मिल जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण हमारा ये प्रश्न बनता है दोस्तों। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किसी भी देश के अंदर जहां पर हम लोग देखते हैं कि संघीय व्यवस्था मौजूद है तो हमें सरकार के कितने रूप देखने को मिलते हैं। हमें वहां पर सरकार के 2 या फिर आप देखते हैं कि 2 से ज्यादा रूप देखने को मिल जाते हैं। जैसे भारत की बात की जाए तो हमारे प्यारे भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि हमारे पूरे देश के विकास के लिए है केंद्र सरकार, है ना, जो क्या करती है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे पूरे देश का विकास करती है। ऐसे ही आप देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर हमें दिखती हैं हमारी राज्य सरकारें और ये जो हमारी राज्य सरकार है दोस्तों क्या करती है, आप सभी देखते हैं कि हमारी राज्य सरकार हर एक राज्य का क्या करती है, आप देखते हैं कि विकास करती है। और तीसरी हमें क्या दिखती है दोस्त? तीसरी हमें दिखती है स्थानीय सरकार, है ना। और ये जो हमारी स्थानीय सरकार है ये क्या करती है? हमारी स्थानीय सरकार हमारे गांव में पंचायतों के जरिए और ऐसे ही हमारे शहरों में आप देखते हैं कि नगर पालिका के जरिए विकास करती हैं। तो भारत में 3 तरीके की सरकारें दिख रही हैं। अर्थात हमारे देश कैसा देश है दोस्तों? हमारा प्यारा भारत देश एक संघीय व्यवस्था वाला देश होता है। राज्य सरकार भी है,
केंद्र सरकार भी और स्थानीय सरकार। तो जिस भी देश के अंदर सरकार के 2 या 2 से ज्यादा रूप देखने को मिलते हैं वो हमें संघीय व्यवस्था वाला देश कहते हुए दिखता है। बढ़ते हैं आगे दोस्त, अगला सवाल आपके सामने है और काफी महत्वपूर्ण हमारा ये सवाल है, तो काफी अच्छे तरीके से हम लोग इसको आप सभी के समक्ष रखते चलेंगे। पूछा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या है। लक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? लक्षण का मतलब है कि यहां से हम लोग विशेषताओं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है, जिस भी देश के अंदर संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है तो वहां पर क्या क्या विशेषता होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो शासन व्यवस्था होती है या फिर जो जिस भी देश के अंदर संघीय व्यवस्था है वहां पर सरकार के या तो 2 रूप होंगे या 2 से ज्यादा हमें सरकारों के रूप देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इस प्रकार के देशों में जहां पर संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है, हम देखते हैं कि सरकार जो होती है वो संविधान के अनुरूप चलती है ना। और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जितनी भी सरकारें हैं, जैसे भारत की अगर बात करें, हमारे प्यारे भारत देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है ना। और इन तीनों ही सरकारों की आप देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत अधिकार लिखे हुए हैं, यानी कि ये सरकारें किन किन चीजों पर काम कर सकती हैं, क्या क्या इनकी शक्तियां हैं। तो संघीय व्यवस्था वाले देशों की कुछ विशेषताएं हैं कि यहां पर 2 या 2 से ज्यादा प्रकार की सरकारें देखने को मिलती है। हर एक सरकार के क्या काम है, क्या शक्तियां हैं, वो संविधान में लिखे होते हैं। ये सभी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये संविधान के अनुरूप ही अपने कार्य को करती हैं। तो ये हमारे आंसर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। अब अगला सवाल है दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आप देखते हैं कि आपके पेपर में बनता आ रहा है। पूछा जा रहा है कि संघीय ढांचे के उद्देश्य क्या है ना। एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि किसी भी देश के अंदर हम जो संघीय ढांचा प्रस्तुत करते हैं या फिर किसी भी देश के अंदर जब हम संघवाद को लेकर आते हैं, किसी भी देश के अंदर हम लोग संघवाद को लेकर आते हैं। संघवाद को लाने का मतलब है कि हम जब भी किसी भी देश के अंदर सरकार के 2 या 2 से ज्यादा रूप लेकर आते हैं तो उसको लाने की वजह क्या होती है। उद्देश्य का मतलब होता है वजह, कि क्या वजह है कि किसी भी देश के अंदर हम सरकार के 2 या 2 से ज्यादा रूप ला रहे हैं। एक प्रकार की भी तो सरकार रख सकते हैं, पूरे भारत देश के लिए एक ही सरकार रख दो, कि क्यों हमने राज्य सरकारों को रखा, क्यों हमने केंद्र सरकार को रखा, क्यों हमने स्थानीय सरकार को रखा। किसी भी देश के अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाने की क्या वजह या फिर उद्देश्य है, यह पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि जब भी किसी देश के अंदर संघीय व्यवस्था को रखा जाता है तो इससे देश की एकता को मजबूती मिलती है। अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग सरकारें होती हैं वो मिलकर काम करती हैं और इससे देश के अंतर्गत जो रहने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं और देश मजबूती से आगे बढ़ता है। देश की एकता मजबूत होती है संघीय व्यवस्था से। और उसी के साथ साथ लोग जब क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी देश के अंदर अगर हम लोग देखें या भारत के ही अंतर्गत हम लोग देखें कि हमने सरकार की 3 रूप बटे हुए देखे हैं। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, राज्य सरकार हमारी राज्यों के विकास के लिए, जैसे यूपी सरकार यूपी के लिए, बिहार सरकार बिहार के लिए, तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु के लिए। तो जब हमने क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि देश के अंदर सरकारों को राज्यों के स्तर पर बनाया तो एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में, उनके अलग तरीके से जीवन जीने के बारे में पता चलने लगता है ना। और इससे लोग क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे की विविधता का भी सम्मान करते हैं, एक दूसरे के अलग अलग होने का भी सम्मान करते हैं। तो संघीय व्यवस्था देश को मजबूती से आगे बढ़ाए रखती है ना। देश के शासन में हर एक राज्य से लोग आते हुए दिखते हैं और लोग एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हुए इसके अंतर्गत हमें दिखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य तौर पर किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था में, अब यहां पर एक शब्द रखा जा रहा है दोस्तों और यह भी काफी इंटरेस्टिंग हमारा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, आदर्श संघीय व्यवस्था का मतलब होता है आइडियल संघीय व्यवस्था, है ना, कि ऐसा संघीय व्यवस्था वाला देश जहां पर संघीय व्यवस्था का सबसे बेहतरीन स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में संघीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, चाहे हम बेल्जियम की बात करें, चाहे हम बात करते हैं भारत की, चाहे हम बात करते हैं अमेरिका की। दुनिया के इन सभी देशों के अंदर हमें संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बेहतरीन संघीय व्यवस्था वाला जो देश होगा उसकी क्या विशेषताएं होंगी। एक आदर्श संघीय व्यवस्था वाला प्रश्न यही है कि दुनिया में अगर किसी भी देश के अंदर सबसे बेहतरीन संघीय व्यवस्था होगी तो उसके अंदर हमें क्या 2 चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा देश जहां पर सबसे बेहतरीन रूप से संघीय व्यवस्था को लागू किया जा रहा होगा तो उस देश के अंदर जो रहने वाले लोग होंगे ना, वो एक दूसरे के साथ क्या करते होंगे, पारस्परिक विश्वास करते होंगे कि भाई
ये देश हमारा ही है, चाहे हम किसी भी राज्य से आए, किसी भी भाषा को बोलें, किसी भी समूह से आए, किसी भी जाति से आए, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हम सभी लोग क्या है दोस्तों, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और हम सभी लोग इस देश के अंतर्गत रहने को भी तैयार हैं। तो जिस भी देश के अंदर हम कहेंगे कि वहां पर सबसे बेहतरीन तरीके से संघीय व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, तो उसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे को देश के नागरिक के तौर पर पहचानते हैं। धर्म की आड़ में आप देखते हैं कि संस्कृतियों के वजह से, भाषा के आधार पर कोई मतभेद नहीं करते और ये एक दूसरे के साथ साथ रहने को खुशी खुशी तैयार होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने आएगा दोस्तों, और ये जो प्रश्न है आप देखते हैं कि बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जाता रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, आप सभी के सामने लिखा है कि सबको साथ लाकर संघ बनाने से क्या तात्पर्य है। यहां पर एक शब्द आपके सामने रखा गया है दोस्त, यहां पर शब्द रखा गया है संघ, और संघ का मतलब क्या होता है दोस्त, संघ का मतलब होता है देश, है ना। देखिए दुनिया के अंतर्गत हम लोग जब देखते हैं कि देशों को बनाने के दो तरीके रहे हैं। सर देश भी बनते हैं, जी हाँ, जैसे आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग अलग अलग चीज़ों को निर्मित करते हैं, जैसे आप अपनी स्कूल की फाइल बनाते हैं, है ना, आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, ऐसे ही देश भी बनाने के दो तरीके हमें दिख जाते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका जो दिखता है दोस्तों, उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना, या फिर मैं कह सकता हूं कि सबको साथ लाकर देश बनाना। भाई ये कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें उन देशों में देखने को मिलता है, जैसे आप देखें कि ये जो सबको साथ लाकर संघ बनाने से क्या तात्पर्य है, ये मैं आपको बताता हूं। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्वतंत्र क्षेत्र हैं, कि बहुत सारे आजाद क्षेत्र हैं। अब ये जो आसपास मौजूद ये आजाद इलाके हैं, है ना, आप देखते हैं कि ये क्या है दोस्तों, स्वतंत्र हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इन पर बाहर से अटैक होता रहता है। तो बहुत से स्वतंत्र इलाके, बहुत से स्वतंत्र क्षेत्र जो हैं, जब उनको रियलाइज हुआ कि भाई हम पर ना बाहर से अटैक होता रहता है, क्यों ना हम सभी लोग एक हो जाएं और अपने आप को क्या कर लें दोस्तों, अपने आप को एक देश घोषित कर लें, है ना। तो जब स्वतंत्र क्षेत्र जो क्या करते हैं दोस्तों, इकट्ठे होकर अपने आप को एक देश के तौर पर निर्मित करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबको साथ लाकर संघ बनाने के तौर पर पुकारते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में हमें 50 राज्य देखने को मिलते हैं। तो एक देश बनने से पहले ये 50 राज्य बिल्कुल अलग हुआ करते थे, है ना। अब इन 50 अलग राज्यों पर बाहर से अटैक होता रहता था, इनको व्यापार में परेशानी होती थी। इन सभी राज्यों के लोगों ने कहा कि भाई क्यों ना हम लोग एक देश निर्मित हो जाएं, अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, हम पर कोई अटैक नहीं करेगा, हम पावरफुल होंगे। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये 50 राज्य निर्मित होकर एक देश बनते हैं। तो इस तरीके से जब देश बनता है कि आजाद क्षेत्र जो है, स्वतंत्र क्षेत्र जो है, फिर वो इकट्ठे आकर जब देश बनते हैं दोस्तों, ऐसे देशों को बनाने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना। और इस प्रकार से जो देश बनते हैं उसमें राज्यों के पास आप देखते हैं कि ज्यादा शक्तियां दी जाती हैं, और जो केंद्र सरकार होती है उसके पास आप देखते हैं कि कम पावर होती है। तो दुनिया में अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ये कुछ ऐसे ही देश हैं जहां पर केंद्र सरकार जो है, जो पूरे देश को चलाएगी, उसके पास कम पावर है। राज्य सरकारों के पास सबको संघ बनाने वाले देशों के तरीके से ज्यादा पावर है। ठीक है। अब दूसरा स्वरूप देखिए दोस्तों, ये दूसरा तरीका है। किसी भी देश को निर्मित करने का जो सबसे पहला तरीका रहा था उसको हमने पीछे डिस्कस किया, वो था सबको साथ लाकर संघ बनाना। यहां पर ये जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये भी आप देखते हैं कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी देश को निर्मित करने का ये हमारा दूसरा तरीका होता है, जिसे हम लोग कह रहे हैं सबको जोड़कर संघ बनाना। सबको जोड़कर संघ बनाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप देखते हैं कि एक क्षेत्र है ना, आप देखते हैं कि एक क्षेत्र है, एक इलाका है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत हमें क्या दिखती है दोस्तों, इस क्षेत्र के अंतर्गत हमें बहुत जबरदस्त तौर पर विविधता देखने को मिलती है। विविधता का मतलब हुआ कि यहां पर बहुत सारी संस्कृतियां हैं, यहां पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, यहां पर अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, यहां पर अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। तो ऐसा कोई इलाका जहां पर आपको बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है, और जब इस प्रकार का कोई क्षेत्र हो, इस प्रकार का क्षेत्र हो जहां पर बहुत ज्यादा हमें विविधता देखने को मिलती है, और जब इस क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को एक देश के तौर पर क्या कहते हैं, पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं, तो जिस प्रकार से इनका देश बनता है उसको कहा जाता है सबको जोड़कर संघ बनाना, है ना। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि देश को बनाने का ऐसा तरीका, जिसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बड़े स्तर पर हमें विविधता देखने को मिलती है, और उस विविधता के बाद सबको देश के शासन में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से जो देश निर्मित होते हैं उसमें ना केंद्र सरकार जो होती है उसको ज्यादा शक्तियां दी जाती हैं, और जो उस देश में राज्य होते हैं ना उनको थोड़ी कम शक्तियां दी जाती हैं।
ऐसे अगर हम देशों को देखते हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है और उसके बाद आप देखते हैं कि ये देश निर्मित हुए हैं, तो भारत एक ऐसा ही देश है। स्पेन हुआ, बेल्जियम हुआ, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग धर्म थे, अलग अलग जातियां थी, अलग अलग संस्कृतियां थी, लेकिन आप देखते हैं कि इन्होंने देश के शासन में सबको शामिल किया और इस प्रकार से अपने देश को निर्मित किया। तो इस प्रकार से बने देश को हम लोग क्या कहते हैं, सबको जोड़कर संघ बनाना। सबको जोड़कर तो चल रहा है ना ये, है ना, तो उसको कहा जाता है सबको जोड़कर संघ बनाना। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब यहां से हम लोग आप सभी के साथ एक और अच्छे से सवाल की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि यूनियन लिस्ट से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, यूनियन लिस्ट जिसे हम कह रहे हैं। हमारे संविधान के अंदर आप देखते हैं कि 3 लिस्ट मौजूद हैं, इन्हीं में से एक लिस्ट को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट। और इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इंग्लिश में इसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है संघ सूची, है ना। हमारे देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारे देश के अंतर्गत जो हमारी केंद्र सरकार है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तुम्हें पूरे देश का विकास करना है, तो जो केंद्र सरकार के क्या क्या काम है, हमारी केंद्र सरकार के क्या क्या काम है, हमारी केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार हैं, ये संविधान में कहीं ना कहीं तो लिखे होंगे। जी हाँ, ये संविधान में आप देखते हैं कि संघ सूची या फिर यूनियन लिस्ट में लिखे हैं। तो पूरे देश से संबंधित जो हमारी केंद्र सरकार के काम होते हैं, जिन पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है दोस्तों, कानून बना सकती है, जो उसके अधिकार के अंतर्गत आता है, ऐसे जो हमारे देश के विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो हम संघ सूची या फिर यूनियन लिस्ट में देखते हैं। जैसे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, देश में बैंकिंग को मजबूत करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, देश में सूचना को बेहतर करने की जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार की है, देश में मुद्रा का आप देखते हैं कि चलन हो, देश में मुद्रा की प्रिंटिंग हो, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी केंद्र सरकार की है। तो संघ सूची से तात्पर्य है कि जिसके अंतर्गत हम लोग अपने देश के जो केंद्र सरकार होती है उनके काम और उनके अधिकार को देखते हैं। उनके काम और अधिकार जिस लिस्ट में लिखे हुए हैं उसे हम लोग संघ सूची के नाम से पुकारते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला अच्छा सवाल हमारे सामने है दोस्त, पूछा जा रहा है स्टेट लिस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं राज्य सूची। आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे भारत में आज के समय में हमारे पास 28 राज्य हैं। पंजाब राज्य, बिहार राज्य, हरियाणा राज्य, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मिजोरम, नेपाल, है ना, असम, मिजोरम, नागालैंड, है ना, नेपाल नहीं है, ठीक है। हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास ये हमारे 28 राज्य हमें देखने को मिलते हैं। अब हर राज्य के अंदर आपको एक राज्य सरकार दिखती है। राज्य सरकारों के क्या क्या काम होंगे, राज्य सरकारों के क्या क्या काम होंगे और राज्य सरकारों के आप देखते हैं कि वो किन किन चीजों पर कानून बनाएंगी, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें स्टेट लिस्ट में या फिर राज्य सूची के अंतर्गत दिखती है। जैसे हर राज्य की अपनी पुलिस होगी और वो अपनी पुलिस को बेहतर से बेहतर बनाएगी। यूपी की यूपी पुलिस, बिहार की बिहार पुलिस, तमिलनाडु की तमिलनाडु पुलिस, गुजरात की गुजरात पुलिस। ऐसे ही हम देखते हैं कि हर राज्य अपने वहां पर व्यापार को मजबूत करने के कानून बनाएगा और आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, सड़कें वड़कें बनाने के काम करेगा, कृषि को मजबूत करने की जिम्मेदारी हर राज्य की अपनी होती है, सिंचाई की व्यवस्था को भी। तो जो राज्य जिन चीजों पर कानून बना सकता है, ऐसे जो हमारे मुद्दे होते हैं वो हमें राज्य सूची में दिखते हैं। जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है वो हमें संघ सूची के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ दोस्तों, है ना। हमारे संविधान में एक और प्रकार की लिस्ट हमें देखने को मिलती है जिसे हम लोग साझा लिस्ट या फिर आप लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं दोस्त, इसको कहा जाता है समवर्ती सूची। ठीक है, इसके 3 नाम आप देखते हैं कि आपके सामने, इसको समवर्ती सूची भी कहा जाता है, इसी के साथ साथ इसको साझा लिस्ट भी कहा जाता है और उसी के साथ साथ इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट के नाम से भी पुकारते हैं। भाई हमारे देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि देश के ऐसे विषय, देश के ऐसे मुद्दे जिस पर हमारी केंद्र सरकार और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि राज्य सरकार क्या करते हैं दोस्तों, मिलकर काम करते हैं या फिर मिलकर कानून बनाते हैं। देश के ऐसे मुद्दे जिस पर हमारी केंद्र सरकार और आप देखते हैं कि जिस पर हमारी राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करती हैं, काम करती हैं, कानून बनाती हैं, ऐसे जो हमारे मुद्दे होते हैं उनको हम लोग समवर्ती सूची में या फिर कंकरेंट लिस्ट में या फिर साझा सूची में रखते हैं। जैसे देश की शिक्षा को बेहतर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है। देश के जंगलों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, उस पर कानून दोनों बना सकती हैं। देश के अंदर मजदूरों की जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उससे संबंधित नियम और कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं। ठीक है,
तो अब ये तो हमारे संवर्ती सूची से संबंधित होता है। अब मान लीजिए कि संवर्ती सूची के तहत मान लीजिए कि देश में शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा है और कानून बनाते हुए अगर इन दोनों सरकारों में किसी बात को लेकर कोई टकराव या फिर मतभेद हो जाता है, तो इस स्थिति में जो केंद्र सरकार कहती है, जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही मान्य होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में केंद्र सरकार जो है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है और आपने बहुत बार इस शब्द को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, बहुत बार ये प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा, है ना। हमारे देश के अंदर हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमें 28 राज्य दिखते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों ने इस शब्द को भी जरूर सुना होगा जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से पुकारते हैं। आज के समय में हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के ऐसे इलाके हैं जिनका आप देखते हैं कि क्षेत्रफल बहुत छोटा है, भारत के ऐसे इलाके जिनका आकार आप देखते हैं कि बहुत छोटा है, लेकिन परेशानी ये है कि भैया आकार छोटा है और जनसंख्या ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली को देखो, दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है, आकार छोटा सा है। अब हम क्या नहीं कर सकते, एक राज्य होने की जो शर्तें होती हैं कि उस राज्य का आकार बड़ा हो, है ना, इन शर्तों को हम देखते हैं कि हमारा दिल्ली पूरा नहीं कर रहा। और अगर हम दिल्ली को किसी और राज्य में मिलाएं, जैसे दिल्ली के बराबर में यूपी है, अगर यूपी में दिल्ली को मिला देंगे तो यूपी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, दिल्ली को अगर हरियाणा में मिला देंगे तो हरियाणा पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, है ना। तो भारत के ऐसे इलाके जो छोटे हैं आकार में, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उस पर हमारी केंद्र सरकार क्या करती है दोस्तों, ऐसे इलाकों पर हमारी केंद्र सरकार क्या करती है दोस्तों, अपना एक प्रकार से आप देखते हैं कि आधिपत्य रखती है। तो भारत के ऐसे इलाके आकार छोटा है, जनसंख्या ज्यादा है, जिनको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, आप देखते हैं कि इनको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, तो इस पर आप देखते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है ना, वो क्या करती है, अपना शासन स्थापित रखती है और इनको इसी वजह से केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जैसे हमारा दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार आइलैंड हुआ, ये कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। हम देखते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है ना, अगर हम देखें दोस्तों, जो बेल्जियम और भारत है, इनके अंदर अगर हम एक समान विशेषता को देखते हैं तो ये दोनों सबको जोड़कर संघ बनाने के तौर पर बने हैं। यानी कि भारत और बेल्जियम को देखें तो ये एक क्षेत्र है, जमीन का एक टुकड़ा है, दोनों देश, है ना। और इस क्षेत्र में हमें दिखती हैं बहुत सारी विविधताएं, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और उसके बाद ये देश बना है। उसके बाद इस देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो इकट्ठे आकर अपने आप को एक देश के तौर पर पहचान रहे हैं, और इसी वजह से ये दोनों देश किस तरीके से बने हैं, सबको जोड़कर संघ बनाने के तौर पर बने हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि बेल्जियम से अलग एक विशेषता जो है कि भारतीय संघ में राज्यों को कम स्वायत्तता मिली है। भारत के अंदर राज्य सरकारों के पास कम पावर है, वहीं बेल्जियम में केंद्र और राज्यों के पास समान पावर देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है दोस्तों कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में मुख्य अंतर क्या होता है, इसे उदाहरण के स्वरूप तरीके से बताइए। देखिए, देश के अंतर्गत या फिर दुनिया में आप देखते हैं कि देशों को चलाने के अलग अलग तरीके हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से एक तरीका कहलाता है दोस्तों शासन का एकात्मक स्वरूप। इसमें हमें दिखता है कि देश में सिर्फ एक ही प्रकार की सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार कहा जाता है, और आप देखते हैं कि उसके अलावा देश में कोई और सरकार या फिर कोई और शक्ति का स्रोत नहीं होता। श्रीलंका इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम देखते हैं दोस्तों, है ना, आप देखते हैं कि ऐसे ही हम देखते हैं कि जहां पर सरकार का सिर्फ एक ही स्वरूप देखने को मिलता है, और यही जो स्वरूप होता है ये बाद में हमें दिखता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं राष्ट्रतंत्र में भी हमें बदलता हुआ दिखता है। तो जैसे आप देखते हैं कि सऊदी अरेबिया हुआ, लीबिया एक देश हुआ करता है ना, आप देखते हैं कि ये एक ऐसे स्वरूप है जहां पर सत्ता, देश को चलाने की जो पावर है वो बस एक ही आप देखते हैं कि ग्रुप के पास है। तो सत्ता के अंदर जो एकात्मक स्वरूप होता है कि जहां पर सिर्फ जो एक सेंट्रल पावर है, केंद्र सरकार है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, देश को चलाने की पावर और समूहों के साथ बांटी नहीं जाती है। और ये कुछ एग्जांपल्स हमने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और ये जो हमारी एकात्मक सरकार का स्वरूप है ना, ये बाद में जाकर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रतंत्र की तरफ भी बढ़ता चला जाता है, या फिर यहाँ पर ये तानाशाही में भी परिवर्तित होता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ था ना सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी प्राप्त होती है, और उसके बाद आप देखते हैं कि हम लोगों का जो संविधान था या फिर हमारा जो आप देखते हैं कि कानून था वो 26 जनवरी 1950 को जाकर लागू होता है।
जब हमारे देश में कानून को लागू किया जाता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने देश के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार की सरकारों की क्या करते हैं दोस्तों, कल्पना करते हैं। भाई पूरे देश के विकास के लिए हम केंद्र सरकार को बनाते हैं और राज्यों के विकास के लिए हम लोग राज्य सरकारों को निर्मित करते हैं। लेकिन भारत एक बहुत ही आप देखते हैं कि अद्भुत देश है, एक बहुत ही अतुल्य देश है। हमारे प्यारे भारत के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है ना। भारत के लोग मेहनती हैं और आप देखते हैं कि इस मेहनत का प्रतिफल हमें दिखता आ रहा है और हम देखते हैं कि दोस्तों भारत के अंतर्गत बड़े स्तर पर जनसंख्या आजादी के बाद धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है ना। आजादी जब हमें प्राप्त होती है दोस्तों तो उस समय हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो जनसंख्या थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो भारत की जनसंख्या बढ़ती है और भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो आकार के हिसाब से भी बहुत बड़ा है ना, 7वां सबसे बड़ा देश है। अब हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें थीं वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में ये दो सरकारें सही तरीके से शासन को नहीं चला पा रही थी और इसीलिए हम देखते हैं कि साल 1992 में देश के संविधान में संशोधन किया जाता है और देश के संविधान में संशोधन करने के बाद देश में हम लोग तीसरी प्रकार की सरकार की व्यवस्था को आते हुए देखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग स्थानीय सरकार के नाम से पुकारते हैं। इससे पहले भी भारत के अंदर आप देखते हैं कि स्थानीय सरकार का स्वरूप था, लेकिन संविधान में उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। पहले भी आप देखें कि आजादी के बाद भी पंचायतें थी, लेकिन किसी को भी सरपंच बना देते थे, है ना। लेकिन आप देखते हैं कि साल 1992 के बाद से ये कहा गया कि पंचायतों के चुनाव सही तरीके से होंगे, नियमित तरीके से होंगे, है ना। और उसी के बाद हम देखते हैं कि देश के अंदर जो हमारी स्थानीय सरकार थी वो भी मजबूत हुई और उसके बाद फिर देश के गांव और शहर, उनमें भी हमें विकास होता हुआ दिखा। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। आपके सामने यहां पर एक आर्टिकल दिया गया है, एक शब्द दिया गया है, इसको हमें भरना है। पूछा जा रहा है कि चूंकि अमेरिका डैश तरह का संघ है इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले वहां पर प्रांत यानी कि राज्य डैश हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली डैश है और यहां पर कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका किस तरीके का देश है दोस्तों। अमेरिका सबको साथ लाकर देश बना है ना, कि अलग अलग राज्य थे, ये सभी 50 अलग अलग राज्य इकट्ठे होकर एक देश बने, इसलिए अमेरिका सबको साथ लाकर देश बनाने वाला देश है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो आप देख पा रहे हैं कि जो यहां पर प्रांत हैं या फिर अमेरिका के जो राज्य हैं वो अधिक शक्तिशाली हैं। अमेरिका में भी केंद्र सरकार है लेकिन वो कम पावरफुल है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स आपको ज्यादा पावरफुल दिखती हैं। लेकिन अगर बात की जाती है हमारे प्यारे भारतवर्ष की तो हम देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत को सबको जोड़ने का जो संघ बनाने का तरीका है उसके तहत हम देखते हैं कि बनाया गया है और यहां पर राज्यों से ज्यादा पावर हमारी क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारी केंद्र सरकार के पास है। अगला सवाल है कि भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से आप किसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क दीजिए और उदाहरण दीजिए। तो 3 बच्चों की बातें यहां पर बताई गई हैं। संगीता जी कहती हैं कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने देश की एकता को मजबूती प्रदान की। अरमान भाई साहब कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है और इसी कारण से आज भाषा के प्रति हम लोग सचेत होने लगे हैं। हरीश कहता है कि इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने में आधार बनाया है। तो भारत की जो भाषा नीति रही है, हमने अपने देश के अंतर्गत हर भाषा को समान माना, देश की सभी भाषाओं को साथ लेकर चलने की कोशिश की। 3 व्यक्तियों के कथन है, आपके हिसाब से इनमें से कौन ये बात कह रहा है कि भारत की जो भाषा नीति है वो सही है ना। ये 3 बच्चों की कथन हमने देखे। हम देखते हैं कि भाई जो संगीता बात कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रही है दोस्तों, एक सही तर्क देखने को मिलता है, क्योंकि वो बता रही है कि भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं हमें देखने को मिल जाती हैं और भारत ने सभी भाषाओं को इकट्ठा लेकर चला और देश में सभी भाषाओं को समान, आप देखते हैं कि समान माना गया है। किसी को ऊपरी भाषा या फिर निचली भाषा का स्वरूप नहीं दिया गया है, सभी भाषाओं को साथ लेकर चले गए हैं। भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि भाषा के जरिए लोग जुड़े हुए हैं, हजारों साल लगे हैं इन भाषाओं को विकसित होने में, लोग इनसे भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। तो भारत की जो भाषा नीति है उसने सभी भाषाओं का सम्मान किया है और सभी भाषाओं को समान माना है, जिससे भारत की एकता मजबूत हुई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संघीय सरकार की एक विशेषता है। संघीय सरकार की एक विशेषता जो है दोस्तों वो आपको क्या करनी है, यहां पर बतानी है। हम देखते हैं कि संघीय सरकार के अंदर जो सरकार होती है दोस्तों उसके हमें बहुत सारे स्तर देखने को मिलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा स्तर हमें देखने को मिल जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहां पर दिए गए हैं, इन्हें तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत पहचानना है ना। यहां पर हम देखते हैं कि दोस्तों हमारे कुछ विषय हैं देश से संबंधित और आपको बताना है कि वो किस किस के तहत आएंगे। ठीक है जी, चलिए एक एक कर हम लोग इसको पहचान लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं संघ सूची की, तो संघ सूची के अंतर्गत देश की रक्षा आएगी, देश की बैंकिंग आएगी, देश का संचार आएगा। ऐसे ही राज्य सूची यानी कि हर राज्य के जो अधिकार हैं, हर राज्य अपने राज्य में पुलिस को मजबूत करेगा, कृषि को मजबूत करेगा। ऐसे ही समवर्ती सूची जिस पर दोनों मिलकर काम करेंगे, देश की शिक्षा दोनों के पास है, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र के पास। ऐसे ही जंगलों को मजबूत रखना, साफ रखना, सुरक्षित रखना, इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। व्यापार संबंधी नियम और कानून बनाने की जिम्मेदारी दोनों सरकारों के ऊपर है। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, अगला सवाल आप सभी के सामने रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत के अलग अलग विभिन्न स्तर और उनको कानून बनाने से अधिकार जुड़े हुए हैं, इनका हमें सही मेल क्या है दोस्तों यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो हमारी राज्य सरकार है उसके नियम और कानून हम देखते हैं कि वो हमें राज्य सूची में दिखते हैं। केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार नियम है वो हमें संघीय सूची में दिखते हैं, ये भी सही है। केंद्र और राज्य के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि दोस्तों जो हमारे अधिकार हैं वो हमें समवर्ती सूची में दिखते हैं। जो एक जोड़ा सही नहीं है, जो एक सही मेल नहीं है, वो हमें देखना है। जो हमारी स्थानीय सरकार होती है वो अवशिष्ट अधिकार के तौर पर पहचानी जाती है, नहीं, स्थानीय सरकार को आप लोग देखते हैं कि कुछ अधिकार राज्य सरकार से मिले हैं और कुछ अधिकार केंद्र सरकार से मिले हैं। तो ऑप्शन डी एक सही मेल नहीं बनता है। अगला सवाल है कि हमें यहां पर सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। दोस्तों हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा जो भारतीय संघ है ना, हमारा जो भारतीय संघ है दोस्तों, उसका आप देखते हैं कि जो सर्वे सर्वा है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य के से संबंधित कौन सा है दोस्तों, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा राज्य है उससे संबंधित है वहां के राज्यपाल। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे हम लोग मेयर या फिर महापौर कहते हैं, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है। और गांव का जो पंचायत का अध्यक्ष होता है उसे सरपंच कहा जाता है। देश का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री। राज्य का सबसे बड़ा आप देखते हैं कि एक मजबूत व्यक्ति जो राज्य से संबंधित है राज्यपाल, शहर से संबंधित है मेयर और गांव से संबंधित है हमारे सरपंच जी। बढ़ते हैं आगे, कुछ और हमारे प्रश्न होंगे दोस्तों, उसको देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही और गलत का आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। तो 4 यहां पर ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। पहला है कि संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। क्या यह बात सही है? जी हां, संघीय व्यवस्था में लिखा होता है कि केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार हैं और राज्य सरकारों के क्या अधिकार हैं। तो यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा है ऑप्शन बी कि भारत एक संघ है, हमारा भारत एक ऐसा देश है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने आप देखते हैं कि विषयों पर काम करते हैं। जी हां, भारत एक ऐसा देश है जहां पर केंद्र के क्या अधिकार हैं, राज्य सरकारों के क्या अधिकार हैं वो लिख दिए गए हैं और वो अपने ही विषयों पर, अपने ही कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। तीसरा, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांटा गया है। जी हां, श्रीलंका के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि वहां पर संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांटा गया है। तो आप देखते हैं कि दोस्तों ये एक सही ऑप्शन नहीं बनता है ना। ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये हमारा एक गलत ऑप्शन है। श्रीलंका में एकात्मक व्यवस्था हमें देखने को मिलती थी। ऑप्शन डी, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही है क्योंकि राज्य कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। क्या भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है? भाई है भारत में संघीय व्यवस्था। जब आप अपने देश के साथ देश के कुछ जो पावर है उसको केंद्र सरकार के पास रखते हैं, राज्य सरकार के पास रखते हैं, तो जब शक्ति का बंटवारा होता है तो संघीय व्यवस्था मजबूत होती है, खत्म थोड़ी होती है। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये भी आप देखते हैं कि गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, है ना। भारत में देश के अंदर हमने देश को चलाने की पावर राज्यों के साथ शेयर की है, यहां पर लिखा है कि नहीं की है, भाई की है। चलिए अब कुछ हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, उनको एक एक कर हम लोग आप सभी के समक्ष रखते चलेंगे और बहुत सरलता के साथ हर एक बिंदु को हम लोग आप सभी के समक्ष जानते चलेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे उनको एक एक कर हम लोग समझते चलेंगे और बड़े आनंददायक तरीके से हर चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देख पा रहे हैं कि संघ सूची में, हमारे देश के अंदर जो हमारी संघ सूची है उसमें कौन कौन से विषय हमें देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारे देश की सुरक्षा हुई, दूसरे देशों के साथ संबंध हुए, देश में बैंकिंग हुई, ये सभी चीजें संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार से संबंधित है। ऑप्शन डी आप देखते हैं कि हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि समवर्ती सूची में अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कानून बनाए जाने पर कोई टकराव होगा, कि अगर देश में समवर्ती सूची से संबंधित जो विषय हैं उन पर कानून बनाया जा रहा है और इन दोनों ही सरकारों में झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, तो क्या होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जो केंद्र सरकार कानून बनाती है ना उसी को माना जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार को भारत में ज्यादा शक्तियां हम देखते हैं कि दी गई हैं। ठीक है जी, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डैश गांवों में स्थानीय शासन निकाय है और शहरी क्षेत्रों में डैश है। गांव के अंदर हम लोग देखते हैं जो स्थानीय सरकार का स्वरूप हमें दिखता है दोस्तों, उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, और उसी के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जो हमें दिखता है ना, उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है। तो जो हमें गांव में दिखता है दोस्तों, उसे हम लोग पंचायत राज या फिर पंचायत के नाम से पुकारते हैं, और शहरों में विकास के लिए हमारी जो सरकार होती है उसे हम लोग नगर पालिकाओं के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। हर शहर के अंतर्गत हमें हर शहर की एक नगर पालिका दिखती है। जैसे अगर आप यूपी को देखें तो यूपी में बहुत सारे शहर हैं। लखनऊ में लखनऊ नगर पालिका, कानपुर में कानपुर नगर पालिका, है ना, बिजनौर में बिजनौर नगर पालिका। और ये नगर पालिका अपने शहर को अच्छा करती है, साफ करती है, मजबूत बनाती है, विकास करती है उसका। और हर नगर पालिका का जो आप देखते हैं कि हेड होता है, अध्यक्ष होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग मेयर या फिर आप लोग देखते हैं कि महापौर के नाम से भी पुकारते हैं। अगला सवाल है दोस्तों की डैश संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि संविधान प्रावधान और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की निगरानी में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि भूमिका निभाता है। जो हमारी न्यायपालिका होती है ना, हमारा जो कोर्ट होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो सरकार पर नजर रखता है, और एक प्रकार से सरकार पर नजर रखने के साथ वो चेक करता रहता है कि सरकार जो नियम और कानून बना रही है क्या वो संविधान के हिसाब से है या नहीं। तो हमारी न्यायपालिका क्या करती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि नजर रखती है कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो सही हैं या फिर गलत तो नहीं है संविधान के हिसाब से। अगला सवाल है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो भारत में एक राज्य है दोस्तों, आप देखते हैं कि जब इसको भारत में शामिल किया गया था ना, तो इसको कुछ स्पेशल अधिकार दे दिए गए थे, है ना। और लेकिन आप देखते हैं कि साल 2019 में इसको जो स्पेशल अधिकार दिए गए थे वो समाप्त कर दिए गए हैं, और अब इस राज्य को हम देखते हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। क्योंकि आपकी किताब पुरानी छपी हुई है तो इसीलिए हम आपको इस इंफॉर्मेशन को भी दे रहे हैं और करंट इंफॉर्मेशन को भी दे रहे हैं कि भारत के संघ में हम देखते हैं जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है ना। अगला सवाल है, विदेशी मामले डैश सूची का विषय है। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ये जो विशेष राज्य का दर्जा था इसके अंतर्गत क्या था। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए थे, यानी कि जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था। जम्मू कश्मीर, भारत के सभी कानून जो थे वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। कोई भी भारतीय इस क्षेत्र में जाकर बस नहीं सकता था, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। तो ये कुछ स्पेशल अधिकार आप देखते हैं कि इस क्षेत्र को दिए गए थे, जो 2019 में समाप्त कर दिए गए हमारी उस समय की सरकार के द्वारा। अगला सवाल है कि विदेशी मामले डैश सूची का विषय है, कि विदेशी मामले जो हैं उनको कौन डील करता है। उसको हम लोग देखते हैं कि हमारी केंद्र सरकार डील करती है, जो हमारे संघीय सूची से संबंधित हैं। अगला सवाल है कि वह क्षेत्र जो एक स्वतंत्र राज्य बनने के लिए बहुत छोटा हो लेकिन मौजूदा राज्य के साथ उसे मिलाया नहीं जा सकता, उसे डैश कहा जाता है। एक ऐसा इलाका जिसे हम स्वतंत्र राज्य नहीं बना सकते, आकार छोटा है, जनसंख्या ज्यादा है ना, और उस पर आप देखते हैं कि उसे दूसरे राज्यों से भी नहीं मिलाया जा सकता, तो उसे क्या कहा जाता है, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति ले ली जाती है और स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत साल 1992 में यही तो हुआ, है ना। हमने क्या किया कि कुछ शक्तियां केंद्र सरकार से ली, कुछ शक्तियां राज्य सरकार से ली, और भारत में एक तीसरे प्रकार की सरकार को स्थापित किया, जिसके तहत भारत में आप देखते हैं कि हम लोग नियमित तौर पर चुनाव कराने लगे और पंचायत और नगर पालिकाओं को मजबूत किया। तो जब शक्तियों को लेकर हम क्या करते हैं दोस्तों, केंद्र से और राज्यों से शक्तियों को लेकर एक नए प्रकार की सरकार बनती है, तो इसको हम लोग विकेंद्रीकरण के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही बना। सरकार के तीसरे स्तर को डैश सरकार कहा जाता है। जो सरकार का तीसरा स्तर है दोस्त, उसे हम लोग स्थानीय सरकार के नाम से पुकारते हैं, जिसमें हमें नगर पालिका और पंचायत देखने को मिलती है। अगला सवाल है कि ग्रामीण स्तर संचालित प्रशासन को क्या कहा जाता है। जो हमारे ग्रामीण स्तर की पंचायत होती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर गांव के अंतर्गत जो मौजूद हमारी आप देखते हैं कि प्रशासन होता है, उसको हम लोग आप देखते हैं कि ग्राम सभा या फिर आपको दिखता है कि गांव की सभा के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने हमारे लोकतंत्र को डैश किया है, कि जैसे जैसे हम अपनी पॉलिटिक्स में महिलाओं को ला रहे हैं तो क्या इससे हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो कमजोर हुआ, मजबूत हुआ, सुंदर हुआ या विकृत हुआ। आप सभी को पता है कि जब तक महिलाएं आएंगी और वो महिलाओं के मुद्दों को उठाएंगी तो उससे हमारे देश का लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा आपको मजबूत होता हुआ दिखेगा।
अगला सवाल है कि दोस्तों पंचायत समिति का गठन कौन करता है। पंचायत समिति का मतलब क्या होता है? पंचायत समिति का मतलब होता है कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर हम लोग पंचायत समिति का गठन करते हैं। पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। बहुत सारे जो सरपंच होते हैं उनको मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। उपरोक्त सभी आप देखते हैं कि हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपको सही दिख रहा है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव गांव के ही जनता के द्वारा सीधे तौर पर होता है। अगला है कि पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। तीसरा है कि गांव के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। 4 ऑप्शन हैं। आपको सही ऑप्शन को कमेंट में क्या करना है दोस्तों? बताना है। ठीक है। एक अच्छा सवाल है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। पंचायती राज व्यवस्था का अंग कौन सा होता है ये हम देख रहे हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे यहाँ हर गांव के लिए एक पंचायत होगी। बहुत सारे आप देखते हैं कि गांवों को मिलाकर हमारी पंचायत समिति बनती है और बहुत सारी पंचायत समितियों को मिलाकर हम लोग देखते हैं कि हमारी जिला परिषद बनती है। अर्थात ऑप्शन ए, 2 और 3 तीनों ही ये बिल्कुल सही दिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार को हम लोग क्या कहते हैं। तो गांव के क्षेत्र में जो हमारी स्थानीय सरकार होती है उसे हम लोग पंचायती राज के तौर पर पुकारते हैं। पंचायती राज उसको आप देखते हैं कि पुकारा जाता है। अगला, कम से कम 2 राजनीतिक दलों के साथ आने से बनी सरकार आमतौर पर एक गठबंधन में भागीदारी होती है और एक राजनीतिक गठबंधन बनाते समय एक कार्यक्रम किया जाता है। देखिए, भारत के अंदर अगर किसी भी देश को लोकसभा में आप देखते हैं या फिर केंद्र में सरकार को बनाना होता है तो उनको बहुमत प्राप्त करना होता है। और बहुमत का मतलब क्या है कि उनके कम से कम 272 साथियों का जीतना तो जरूरी है। देश में आप देखते हैं कि 543 हमारे लोकसभा के सदस्य हैं जिनमें चुनाव होता है और आप देखते हैं कि इनमें से 272 अगर कोई अकेला राजनीतिक दल जीत जाता है तो वो देश में सरकार बनाता है। मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो पाता तो अगर किसी पार्टी के 100 साथी जीते हैं, किसी के और 100 साथी जीते हैं और तीसरे के 72 साथी जीते हैं तो इन तीनों के मिलकर आप देखते हैं कि 272 साथी बनते हैं। और अगर जब 2 या 2 से ज़्यादा राजनीतिक दल इकट्ठे होकर पार्टी को बनाते हैं तो ऐसी जो सरकार बनती है, ऐसा जो सरकार का गठन होता है उसे गठबंधन की सरकार हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है। अगला है कि पंचायती राज की प्रणाली में शामिल होता है। पंचायती राज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? एक हमें दिखती है कि हर गांव के अंदर एक पंचायत, बहुत सारे गांवों को मिलाकर हमारे ब्लॉक बनते हैं और बहुत सारे ब्लॉक को मिलाकर हमारी जिला स्तर की पंचायतों का निर्माण हमें होता हुआ दिखता है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे थे इस चैप्टर से उनको एक एक कर डिस्कस किया है। आशा है जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पर करते हैं समाप्त। आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी और उसी के साथ साथ ये ज़रूर बताइए कि आने वाली क्लास आप कौन से चैप्टर से संबंधित है जो करवाना चाहते हैं। अब हम लोग आपसे लेते हैं विदा, मुलाकात करेंगे आपके एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।